पाकिस्तान शुरू में तालिबान को हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन हथियारों के दम पर तालिबान पाकिस्तान से लोहा ले रहा है। अफगानिस्तान के पास अमेरिका ने हथियारों का जखीरा छोड़ा हुआ है, जिसके दम पर तालिबान पाकिस्तान के सामने टिका हुआ है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में लगभग $7 बिलियन के सैन्य उपकरण छोड़े हैं। इनमें M4 कार्बाइन, 82 mm मोटार लॉन्चर, M16 राइफल शामिल हैं। सेना के हथियार के साथ साथ सैन्य वाहन, नाइट विजन, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, A-29 लड़ाकू विमान, संचार और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी शामिल हैं। हालांकि इतने हथियारों का जखीरा होने के बाद भी अफगानिस्तान की तालिबानी सेना अभी इसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि तालिबानी सेना के पास सैन्य प्रशिक्षण नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ जाती। तो जिस तरीके से वीडियोस भी सामने आए, ऐसे में अब सवाल यह है बख्शी सर कि वेपन्स तो तालिबान के पास भी हैं, लेकिन जो पॉइंट अभी हमने दर्शकों को बताया कि दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड इनफ कि वो उन वेपन्स को चला सके, उन हेलीकॉप्टर्स को चला सके, उन फाइटर जेट्स को चला सके, और ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। लेकिन जो दूसरा तरीका है उन लोगों के पास युद्ध लड़ने का, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर अलग अलग तरीके से जिस तरीके से हमला करते हैं, उसमें अफगानिस्तान जो है और तालिबान वो बड़ा डैमेज पहुंचा सकता है पाकिस्तान को। आप चंदन जी ठीक कह रहे हैं, पहुंचा तो सकता है। ये डायरेक्टली सारी प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी, जब अमेरिका निकल रहा था, तो चाइना ने बड़ा ट्राई किया। चाइना ने एक्चुअली वॉलंटियर किया कि हम आपको ट्रेन करेंगे और आपके ट्रेनिंग देंगे, या पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था। पर अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट बन रही थी वो बड़ी चतुर थी। उनको पता था कि एक बार इनके हाथ में आ गया, ये हमारे बात में नहीं रहेंगे। उनको ये भी पता था छोटे हेलीकॉप्टर भी हैं, अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं, उनके पास बाकी एयरक्राफ्ट हैं, और तरह तरह की उनके जो वेपन्स जो पकड़े गए इंडिया में वो वहीं से आए हैं। जो कि कश्मीर में पकड़े गए हैं ये वेपन्स, वो भी वहां से आ रहे हैं। $80 बिलियन के क्वेश्चन जब वेपन जो आ रहे हैं वहां से, वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि अभी फॉरेन मर्सिनरीज भी घुस रहे हैं। फॉरेन मर्सिनरीज कहीं कहीं जहां से आ रहे हैं, वो ये सेंट्रल यूरोप से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इसका फायदा उठाएं, वो वेपन्स को ले जाए। आर्म्स ट्रेड एंड आर्म्स डीलर्स इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है। पर बात सारी ये है, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। अभी चाइना को पाकिस्तान को चाइना की जरूरत है, चाइना को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि CPEC कॉरिडोर के अंदर जो बन रहा है उसमें चाइना को प्रोटेक्शन चाहिए पाकिस्तान आर्मी कमांडर की, और पाकिस्तान आर्मी को चाहिए सपोर्ट चाइना की आर्मी का। ये सारा का सारा बैलेंस चल रहा है। जब तक एक दूसरे का फायदा होता रहेगा तो वो साथ में रहेंगे। पर मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, पाकिस्तान और चाइना की जो पॉलिसी है वो थोड़ी लंबी है, वो भारी है। वो इतनी जल्दी जिसको कहते हैं कि डावाडोल नहीं होगी। तो ये जो जितने आर्म्स वगैरह अफगानिस्तान में है तालिबान के पास में, अब इसके ऊपर दोनों की नजर है। अब वो कौन सी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं ताकि उनको ये कंट्रोल में आ जाए सारा का सारा एरिया। और सारी बात ये है कि अफगानिस्तान में घुसने की दोनों कोशिश कर रहे हैं। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट पॉलिसी नहीं बनाएंगे, वो अफगानिस्तान सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको लेकर अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ा सेंटर इन दिनों बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त बनती भी नजर आ रही है, क्या अफगानिस्तान दूसरा गाजा हो सकता है? क्या इसकी संभावना है? क्योंकि पाकिस्तान के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो कोई बिसात ही नहीं है अफगानिस्तान की। देखिए, अफगानिस्तान को चंदन जी ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर रशिया की सेनाओं ने भी शिकस्त खाई है, अमेरिका भी शिकस्त खा चुका है, और कोई भी बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी यहाँ पर लाख अपनी कोशिशों के बावजूद भी वहाँ पर अपने मंसूबों को हासिल नहीं कर सकी। अमेरिका को एक 20 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद रातों रात वहाँ पर छोड़ करके जाना पड़ा था। और ये जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, उसके पहले जो मुजाहिदीन इत्यादि थे, जो जिन्होंने रशियन सेनाओं के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी,
ऐसे जो गुरिल्ला वॉरफेयर की जो टैक्टिक्स को अपनाने वाले ये जो लड़ाके होते हैं, जो आतंकी होते हैं, ये कहा करते हैं कि यदि महाशक्तियों के पास घड़ियां हैं तो हमारे पास समय है। और वो जाहिर है कि एक वॉर ऑफ एट्रिशन, एक बहुत ही सस्टेन तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए रुक रुक करके हमले करते हैं और एक लंबा अपना समय लेकर के जो बड़ी से बड़ी सेनाओं को ये थका देते हैं, पूरी तरीके से उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि उनके पास एग्जिट करने के सिवा कोई चारा नहीं रह जाता। तो ऐसे में जो यदि इस तरीके के गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए तालिबान की सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को टारगेट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अस्तित्व का संकट बनेगा। और ये अस्तित्व का संकट विशेष रूप से पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो वहाँ की पुलिस फोर्सेस है, उनके लिए बनेगा। क्योंकि ये जो चंदन जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आज इसकी मंशा सिर्फ आतंकवादी हमले कर करके कुछ खैबर पख्तूनख्वा इत्यादि में अपने छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने की नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में उसी तरीके का शासन स्थापित करने की मंशा रखते हैं जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है। तो ऐसे में ये जो हमले ये जो टीटीपी कर रहा है, वो सीधा सीधा पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करते हैं, पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस को टारगेट करते हैं। सबसे ज्यादा जो टीटीपी हाल के हमलों में मारे जाने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। तो ऐसे में ये जो, और हमें ये नहीं भूलना है कि पेशावर में जो 2014 में आर्मी के स्कूल पर जो हमला किया था, जिसमें 132 मासूम बच्चे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे थे, उनको ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ही ब्रूटली जो है मर्डर किया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आज ये जो पाकिस्तान के सामने चुनौती है, ये इस चुनौती को पाल पोस कर पाकिस्तान ने ही जो है वो बड़ा किया है।